माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेव एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करें सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मतलब चैप्टर का नाम भी वही है, टॉपिक का नाम भी वही है। एग्जैक्टली सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है वो आज हम लोग स्टडी करने हैं, लेकिन इसके पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखो। ये टॉपिक उसके ऊपर भी डिपेंड है, तो लेक्चर नंबर 4 तक सभी लेक्चर्स ठीक से देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करो। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हम लोग गाने सुन रहे हैं हेडफोन पे और हमें बाहर का आवाज़ भी आ रहा है। मतलब कंसिडर करो हम रोड पे गाने सुन रहे हैं और वहाँ से बहुत सारे व्हीकल पास हो रहे हैं, तो वो व्हीकल की आवाज़ भी हमें आ रही है, उसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो हेडफोन्स की वेव्स है, ये हेडफोन्स की वेव्स है, साउंड वेव्स, और ये बाहर से आने वाली वेव्स है। तो ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती है, मतलब मिक्स होती है एक दूसरे में, तो ये वेव इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करती और ये वेव इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं करती। वो एज इट इज़ अपने कानों में आती है। इसकी वजह से मतलब ये वेव उसको अवॉइड नहीं कर सकती, इसको अपोज नहीं कर सकती, वो एज इट इज़ मिक्स होके अपने कानों में आती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में वेव क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है। तो सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है, कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल है, ठीक है। और ये दोनों वेव्स ये पार्टिकल को टकरा के आगे जा रही है। एट अ टाइम ये दोनों वेव ये पार्टिकल को टकरा रही है। तो ये पार्टिकल अभी किसका वाइब्रेशन लेगा? ये फर्स्ट वेव का वाइब्रेशन लेगा कि सेकेंड वेव का वाइब्रेशन लेगा? किसका वाइब्रेशन लेगा? इसी को स्टडी करना, मतलब सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स को स्टडी करना, ऐसा है। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर वेव्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स का मिक्स होना, सुपर इम्पोज होना, इसी को कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। अगर आपने ऑसिलेशन टॉपिक स्टडी किया है तो उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये टॉपिक को स्टडी किया है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिटेल में बताया था मैंने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। वहाँ पे भी मैंने प्रिंसिपल बताया, आज वापस बताती हूँ। तो प्रिंसिपल क्या है देखो, y बार इज इक्वल टू y1 बार प्लस y2 बार। मतलब क्या देखो, यहाँ पे y नेट भी बोल सकते हैं हम लोग। कंसिडर करते हैं ये एक पार्टिकल है यहाँ पे मीडियम में, और यहाँ से एक वेव आ रही है कोई सोर्स से। सपोज कंसिडर करते हैं यहाँ एक स्पीकर लगा है और यहाँ पे एक स्पीकर लगा है, ठीक है। ये स्पीकर से आने वाली एक वेव है और ये इस स्पीकर से आने वाली दूसरी वेव है। ये दोनों वेव यहाँ पे आके इस पार्टिकल के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, दोनों भी वेव इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। तो ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब ये पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो किसका होगा? y1 का होगा। सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कंसिडर करते हैं पहले पार्टिकल का, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट इतना है। सपोज कंसिडर करते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहली पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर है। दूसरी वेव जो आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कंसिडर करते हैं दैट इज 0.5 सेंटीमीटर है। पहली का 1 है और दूसरी का 0.5 है। तो ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर वाइब्रेट होगा कि 0.5 सेंटीमीटर वाइब्रेट होगा? तो ये पार्टिकल कितना वाइब्रेट होगा? दैट इज y1 प्लस y2। मतलब इसको जो वाइब्रेशन मिलेगा वो इस वेव का भी वाइब्रेशन मिलेगा और इस वेव का भी वाइब्रेशन मिलेगा। मतलब 1 प्लस 0.5, मतलब 1.5 से ये वाइब्रेशन देगा, मतलब बहुत ही बड़ा वाइब्रेशन। तो यहाँ का जो पार्टिकल है, जब ये दो वेव यहाँ पे मिलेगी तो एज कम्पेयर टू ये दोनों वेव के एम्पलीट्यूड से भी बड़ा इस पार्टिकल का वाइब्रेशन रहेगा। दोनों वेव के एम्पलीट्यूड से भी बड़ा वाइब्रेशन ये पार्टिकल देगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका नेट
एम्पलीट्यूड क्या है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, उसका भी डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट तो हमने देखा ही है, दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दोनों के इक्वेशन ऑफ वेव्स आपको पता है, a sin ओमेगा t, वो हम लोग कंसीडर करके ये दोनों वेव का सुपर पोजिशन यहाँ पे जो इस पार्टिकल के ऊपर हो रहा है उसके रिलेटेड सभी इक्वेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। तो इसका प्रिंसिपल देखो क्या है। व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जैसे कि मैंने वो एक पार्टिकल लिया था, टू और मोर वेव्स अगर उसी पॉइंट में से पास हो रही है, then each wave produces its own displacement at that point independent of the presence of the other waves। हर एक वेव्स उसका ओन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि दूसरी वेव वहां पे है ही नहीं ऐसा डिस्प्लेसमेंट वो पार्टिकल के ऊपर प्रोड्यूस करेगी। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट। देखो अभी हमने देखा वाई नेट मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ, दोनों को वेक्टर लेना है। वेक्टर क्यों लेना है बताती हूँ। सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो पार्टिकल था, सपोज कंसिडर करते यहाँ से आने वाली पहली वेव जो है उसका क्रेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्रेस्ट से आ रहा है, और दूसरी वेव जो है उसका ट्रफ आ रहा है। तो इस वक्त ये पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होगा, ये पहली वेव का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है, तो ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो इसमें हम लोग क्या ले रहे, वेक्टर सम ले रहे। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ही है लेकिन वेक्टर होने की वजह से वो उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करता है। अगर पहला पार्टिकल ऊपर वाइब्रेट हो रहा है तो उसका साइन प्लस डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर दूसरा पार्टिकल नीचे वाइब्रेट हो रहा है तो उसका माइनस डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर दोनों भी क्रेस्ट में आ रहे हैं तो दोनों के लिए प्लस ही रहेगा, तो दोनों की एडिशन होगी, लेकिन एक प्लस और दूसरा माइनस ऐसे अगर जा रहे हैं तो ये प्लस रहेगा, और जितना यहाँ पे होगा माइनस 0.5 उतना यहाँ से माइनस होके उतने ही एम्पलीट्यूड से वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। ओके, तो इसकी कुछ केसेस है वो हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल ये प्रिंसिपल याद रखो, वाई नेट मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। नाउ सी इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, ऑलरेडी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमने स्टडी किया है। तो इंटरफेरेंस मतलब दो या दो से ज़्यादा वेव का मिक्स होना, दैट इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस, और उसके ऊपर जो हम प्रिंसिपल लगाते हैं उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब भी वही है, दो या दो से ज़्यादा वेव्स का मिक्स होना, ठीक है। अभी यहाँ पे हम दो टाइप की इंटरफेरेंस स्टडी करने वाले हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, जब दो वेव पास होती है, तो सपोज ये दो वेव यहाँ से पास हो रही है, दो वेव मिक्स हो रही है, तो ये वेव और दूसरी वेव दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा और दोनों का फेज भी सेम रहेगा। मतलब जब इसका क्रेस्ट चल रहा है तो इसका भी क्रेस्ट ही रहेगा, जब इसका ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ ही रहेगा। ऐसी दो वेव्स का मिक्स होना, इंटरफेरेंस होना, उसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका ए है तो इसका भी ए रहेगा, और दोनों का फेज सेम फेज में है, सेम एम्पलीट्यूड में है। ऐसी वेव्स का इंटरफेरेंस होना उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ऐसी दो वेव इंटरफेयर करेगी तो उस वक्त उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो कंसीडर करते हैं एक वेव इस डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करती हूँ मैं, एक वेव इस डायरेक्शन से आ रही है एंड दूसरी वेव इस डायरेक्शन से आ रही है। तो जब ये दो वेव मिक्स होगी तो उस वक्त दो डायग्राम लेने के बजाय एक ही क्रेस्ट निकालते हैं। तो कंसीडर करते हैं ये एक वेव है जिसका ये क्रेस्ट आ रहा है इधर से,
और ये दूसरी वेव है जिसका ये क्रेस्ट आ रहा है इधर से, ठीक है। ये दोनों वेव्स मिक्स हो रही है। तो अभी सपोज ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये दो वेव्स, यहाँ पे इसका क्रेस्ट था, यहाँ पे इसका क्रेस्ट था। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो क्रेस्ट आगे जाएगा क्योंकि मूवेबल वेव है, तो ये क्रेस्ट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी क्रेस्ट कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये दो वेव्स का क्रेस्ट यहाँ पे इंटरफेयर हो रहा है। तो जब ये दो वेव का क्रेस्ट इंटरफेयर होगा तो एक्चुअल में इसका एम्पलीट्यूड ऐसे होना चाहिए, बट इसका जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार मिलता है। मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा, ये एम्पलीट्यूड वेव 1 का है, ये एम्पलीट्यूड वेव 2 का है, और ये एम्पलीट्यूड दोनों के मिक्सिंग का है, मतलब नेट एम्पलीट्यूड है। इसको हम क्या कहते हैं? नेट एम्पलीट्यूड या नेट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एम्पलीट्यूड देखो कितना बड़ा है, राइट ना। तो ऐसे दो वेव जब मिक्स होगी और उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो अगर ज़्यादा रहेगा तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे देखो इसका क्रेस्ट तो इसका भी क्रेस्ट, जब दोनों एक दूसरे से यहाँ इंटरफेयर हो रही, मिक्स हो रही, तो दोनों का क्या चल रहा है? क्रेस्ट ही चल रहा है। उसी तरह अगर दोनों ट्रफ में आते तो दोनों का ट्रफ ही होता, क्योंकि दोनों वेव सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या? जब ये वेव स्टार्ट हुई तभी ये वेव स्टार्ट हुई। इसका क्रेस्ट है तो इसका भी क्रेस्ट रहेगा, इसका ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ है, ऐसे दोनों साथ में चल रही है। ऐसी दो वेव का मिक्स होना, दो वेव ऐसी सेम फेज में बोला जाता है इसको। दोनों का एंगल एट अ टाइम सेम होता है। तो ऐसी दो वेव्स जब मिक्स होती है तो वहाँ पे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों की एडिशन होके फिर वो पार्टिकल वाइब्रेट होगा। ये दोनों का सपोज इसका 1 है, इसका 1 है, तो 1 + 1 2 एम्पलीट्यूड से वो पार्टिकल वाइब्रेट होगा और हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे मिलेगा, रिजल्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। इसी को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? देखो अभी जो वेव्स हम लोग देखेंगे उसमें दो वेव अपोजिट फेज पे होगी, मतलब सेम फेज पे नहीं रहेगी, अलग अलग फेज पे रहेगी। नॉट इन सेम फेज, अपोजिट फेज, एंड एम्पलीट्यूड भी दोनों का इक्वल रहेगा। इक्वल एम्पलीट्यूड है लेकिन फेज अपोजिट है। मतलब कैसे? देखो जब ये वेव स्टार्ट होगी तो पहली वेव यहाँ से आ रही है, तो ये पहली वेव का रहेगा क्रेस्ट, और जब उसी टाइम पे दूसरी वेव जब स्टार्ट होगी तो वो दूसरी वेव का क्या रहेगा? ट्रफ रहेगा। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट फेज में है। तो 1 सेकेंड पे ये दोनों का, इसका क्रेस्ट चल रहा था, इसका ट्रफ चल रहा था। अब 2 सेकेंड पे ये क्रेस्ट आगे जाएगा और ये भी ट्रफ आगे जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो रही है, ठीक है। 3 सेकेंड पे क्या होगा? ये दोनों का, ये क्रेस्ट और ये यहाँ से आने वाला ट्रफ, ये दोनों मिक्स होंगे, राइट। यहाँ पे मतलब ये दोनों सुपर इम्पोज हो गए, इसका क्रेस्ट आगे आएगा, इसका ट्रफ आगे आएगा और दोनों सुपर इम्पोज हो गए। तो ऐसी केस में ये पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट करेगा? बोलो, यहाँ का जो पार्टिकल है वो कहाँ वाइब्रेट करेगा? इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 1 है, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? पार्टिकल कहीं पे भी वाइब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? +1, ये नीचे है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है? -1। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेक्टर सम ऑफ दिस टू, मतलब +1 -1 दैट इज इक्वल टू 0। पार्टिकल यहाँ का कहीं पे भी वाइब्रेट नहीं करेगा। और इसी टाइप के इंटरफेरेंस को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जब दो अपोजिट फेज वाली वेव्स इंटरफेयर होती है, उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होता है, तो पार्टिकल, वहाँ का पार्टिकल, जिस पार्टिकल के जिस पॉइंट के ऊपर वो सुपर इम्पोज हुई, वहाँ का पार्टिकल कितना एम्पलीट्यूड देता है? 0 एम्पलीट्यूड देता है। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपके नोट्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, उन्होंने पॉइंट वाइज दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट है एक्चुअली, मेन अभी अपना डेरिवेशन बाकी है। अब देखते हैं डेरिवेशन, मतलब वो जो पार्टिकल जिसके ऊपर दो वेव ट्रैवल कर रही है, सुपर इम्पोज हो रही है, उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए देखो सबसे पहले एक पार्टिकल हम लोग कंसीडर करेंगे। सपोज ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर ये दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है। दिस इज वेव y1 एंड दिस इज y2। तो इन दोनों का इक्वेशन हम लोग लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं y1 का। y1 का इक्वेशन क्या रहेगा? दैट इज a1 साइन ओमेगा टी। ये वेव ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी जितने फेज से जा रही है, ठीक है, इसका फेज अलग रहेगा। सपोज इसमें +5 जितना फेज डिफरेंस दोनों में है। मतलब एक वेव अगर सपोज कंसिडर करते हैं 0 से स्टार्ट हुई तो ये 180 से स्टार्ट हुई। जब इसका 180 डिग्री एंगल चल रहा है तब इसका 0 चल रहा है, तो दोनों में फेज डिफरेंस 180 रहेगा। तो ऐसे जनरल के लिए हम लोग 5 कंसिडर करते हैं। तो y2 वेव कितने एंगल से चल रही है, कितने फेज डिफरेंस से चल रही है? सपोज a2 साइन ये ज़्यादा है, मतलब ओमेगा टी प्लस इतना फाई इसमें ऐड है और ये उसके साथ चल रही है, ठीक है। ऐसी दो वेव यहाँ पे कोलाइड हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब ये दोनों यहाँ पे कोलाइड होगी तब क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या रहेगा? y1 प्लस y2 रहेगा। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू y1 की जगह पे ये डाल दो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। जब ये यहाँ पे दोनों वेव एक साथ जाएगी तो उस वक्त वहाँ का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला देखो क्या है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। याद होगा आपको 11th में हम लोगों ने ये फॉर्मूला स्टडी किया था। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हमें मिलेगा? देखो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 इंटू साइन की जगह पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ए एंड बी की जगह पे क्या थे? ओमेगा टी प्लस फाई। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे आगे? ये a2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा? a1 साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा प्लस a2 से मल्टीप्लाई किया तो a2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस इंटू साइन फाई, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग साइन ओमेगा टी इस टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकालो कॉमन, क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू a1, यहाँ साइन ओमेगा टी बाहर गया तो यहाँ पे बस a1 बचेगा, यहाँ पे a2 कॉस फाई बचेगा और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा? a साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ये a2 इंटू साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। मैंने बस क्या किया? साइन फाई इधर लिखा, कॉस ओमेगा टी इधर लिखा, ये एज इट इज रहेगा। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? लेट इसकी जगह पे हम कंसीडर करते हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग एक मिनट, एक कॉस थीटा कंसीडर करते हैं क्योंकि थीटा एंगल मतलब कितना? इसका रिजल्टेंट का एंगल रहेगा कितना? देखो सपोज ये a1 है एंड ये a2 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाई है तो ये इसके रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा। ये थीटा वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का हमें एंगल मिलेगा वो हमने थीटा लिया है। तो इसकी जगह पे हम a cos थीटा पुट करेंगे एंड a साइन फाई की जगह पे, a साइन फाई की जगह पे हम लोग a साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम a cos थीटा पुट करेंगे एंड इसकी जगह पे हम लोग a साइन थीटा पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? देखो y इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है? a cos थीटा इंटू यहाँ पे रहेगा साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस
A2 साइन फाई की जगह पे हम पुट करेंगे A साइन थीटा इंटू ये कॉस ओमेगा टी एज इट इज। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम लोग A कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, A इज इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये वापिस वैसा ही फॉर्मूला बन गया कॉस A प्लस बी के जैसा, बस अभी यहाँ पे A की जगह पे क्या है, ओमेगा टी है, एंड B की जगह पे थीटा है, सेम वैसा ही फॉर्मूला बन गया। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू A इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखेंगे अभी हम लोग, साइन A प्लस बी, y इज इक्वल टू A इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये हमें क्या मिला, दिस इज द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका, जो यहाँ का पार्टिकल है इसका ये हमें फॉर्मूला मिलेगा, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इसका फॉर्मूला मिलेगा यहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने एम्पलीट्यूड नहीं निकाला, अभी तक क्या निकाला, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ही निकाला, ये उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अभी एम्पलीट्यूड बाकी है, तो पहले ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद में एम्पलीट्यूड बताती हूँ आपको। ठीक है, इसको पॉज करके सब कुछ लिख लो। बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। उसके पहले जो दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए थे, A प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल टू हमने लिया था, आपने अगर लिखा होगा तो देखो A कॉस थीटा, दूसरा इक्वेशन लिया था A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशंस हमने लिए ऑलरेडी, वो उसके पहले के डेरिवेशन में, y के डेरिवेशन में ये दो इक्वेशंस हमने लिए हैं। अब हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, अभी हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला, अभी एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो पहले ये साइड स्क्वेयरिंग करके ऐड करना है, तो पहले ये साइड हम लोग ऐड करते हैं, दोनों का स्क्वेयरिंग भी करना है। तो ये होगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इन दोनों को ऐड किया, सिमिलरली ये दोनों साइड भी ऐड होंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई उसका स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू साइन फाई। ओके, अभी यहाँ पे A स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो ये बनेगा A स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा A1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ओके, और ये A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, सिमिलरली कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 रहेगी, इसको A2 स्क्वायर को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम लिखेंगे A स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस यहाँ पे A2 स्क्वायर कॉमन निकाला, एंड ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई रहेगा, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्क्वायर अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो ये फॉर्मूला बन गया A नेट, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो पार्टिकल हमने लिया था यहाँ का, उसमें ये एक वेव आ रही है, ये दूसरी वेव आ रही है, ये दोनों वेव जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी तो दोनों का वाइब्रेशन मिला के हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इससे हमें पता चलता है। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे A1 मतलब फर्स्ट ए का एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, A2 मतलब सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है वो फाई के ऊपर, फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, ये फाई के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या, फाई के ऊपर डिपेंड करता है, फाई का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाय लैम्डा।
फाई का फॉर्मूला एक्चुअली हम लोग के एक्स लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे फाई का फॉर्मूला के एक्स आएगा और के का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2π/λ और इनटू ये क्या रहेगा, एक्स रहेगा। इसका मतलब क्या, फाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखो फाई के ऊपर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ लेंथ, मतलब यहाँ एक्स जो है वो हम पाथ लेंथ ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ ऑल्सो। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस पहला पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ, क्योंकि फेज डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ लेंथ, कितना दूर से वो आ रहा है, वेव कितनी दूर से आ रही है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, राइट ना। तो इसकी कुछ अलग अलग केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। ये अभी नेट एम्पलीट्यूड का हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। इसके बाद इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी लेने हैं। तो अभी हम लोग इसकी अलग अलग केसेस स्टडी करते हैं। उसके पहले हम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा वो हम लोग स्टडी करेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सपोज पहली केस में हमने फाई = 0 पुट किया। ओके, एम्पलीट्यूड फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फाई = हमने 0 लिया, 0 फेज डिफरेंस लिया, मतलब पहली वेव भी यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है, दूसरी वेव भी यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है, दोनों 0 से स्टार्ट हो रही है। ये क्या है, 0, दोनों 0 से स्टार्ट हो रही है। 0, 90, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270 होता है, यहाँ 360 होता है, राइट। तो पहली वेव 0 से स्टार्ट हुई, ये भी वेव 0 से स्टार्ट हुई, दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, 0, दोनों सेम एंगल से स्टार्ट हुई, मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये दोनों वेव यहाँ पे एक पार्टिकल के ऊपर कोलाइड हो रही है, दोनों भी वेव, एक वेव यहाँ से जा रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस 0 है, दोनों क्रेस्ट ही उसके ऊपर कोलाइड हो रही है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो a = cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 होता है 1, तो a = हमें क्या मिलेगा, a1² + a2² + 2a1 a2 इंटू cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। इसका मतलब a = हमें क्या मिलेगा, ये 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बस 2a1 a2, ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो a + b ब्रैकेट स्क्वायर का, मतलब यहाँ a1 + a2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, a1 + a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा a1 + a2। इसका मतलब a = हमें क्या मिलेगा, a1 + a2 मिलेगा। तो कंसीडर करो अभी, मतलब देखो ये a है, ये a1 है, ये a2 है, ये a1 है एंड ये a2 है, तो ये दोनों भी इस पार्टिकल के ऊपर कोलाइड हो रहे, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे कंसीडर करो, ये दोनों भी इस पार्टिकल के ऊपर कोलाइड हो रहे। तो जब ये दोनों वेव यहाँ से ऐसे गई, तो इसका भी a1 एम्पलीट्यूड है, इसका भी a1 एम्पलीट्यूड है, तो ये पार्टिकल कितना वाइब्रेट होगा, इन दोनों से भी ज्यादा। मतलब सपोज इसका a1 = a2 है, = a हमें मिल रहा है, तो पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होगा, a + a = 2a, इतना वाइब्रेशन होगा। मतलब अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड a है और दोनों वेव यहाँ पे कोलाइड हो रही है, ये पार्टिकल है, ये पहली वेव आई यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर वाइब्रेट करने के लिए, ये दूसरी वेव आई इस पार्टिकल को वाइब्रेट करने, ये वेव ने भी इसको वाइब्रेट किया a से, ये वेव ने भी वाइब्रेट किया a से, तो पार्टिकल कितना वाइब्रेट होगा, डबल से, मतलब इतना वाइब्रेशन इसका मिलेगा। ये दोनों का एम्पलीट्यूड और ये इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, तो ये हमें कितना मिलता है, दैट इज 2a जितना मिलता है। समझ में आया, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कब मिलता है, जब दोनों वेव साथ में ही चलती है, दोनों वेव का फेज डिफरेंस 0 होता है, तब हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, ये हो गई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की केस। ऐसे ही हम लोग मिनिमम एम्पलीट्यूड की निकालेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड हमने देखा कि जब एक वेव और दूसरी वेव ये दोनों में फेज डिफरेंस 180 रहेगा, मतलब जब ये वेव यहाँ तक गई 180 तक, उसके बाद ये वेव स्टार्ट होगी, मतलब इसका 180 और इसका ये 180 दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 180 का है। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 180 मिलेगा। दोनों में जब 180 का फेज डिफरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड क्या मिलता है देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑलरेडी आपने स्टडी किया कि दोनों में जब 180 का डिफरेंस, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ होता है, तो पार्टिकल ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। पार्टिकल कहाँ होता है वहीं पे, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है जीरो। देखते हैं अभी ये थ्योरेटिकली प्रूव होता है कि नहीं। ये 180 है फाई, तो ये a इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 पुट किया तो हमें मिलेगा ये -1 है तो ये माइनस बनेगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये -1 हमने डाला तो ये किसका फॉर्मूला बन गया a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर रूट निकल जाएगा और हमें मिलेगा a1 माइनस a2। तो अभी कंसीडर करो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a है, मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और ये दो वेव किसी पार्टिकल के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है। यहाँ पे वो पार्टिकल है, ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है और इसके ऊपर ये सुपर इम्पोज हो रही है। तो पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड इसका जीरो होगा। तो कंसीडर करते हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे अगर हमने a पुट किया a1 की जगह पे और a2 की जगह पे भी a पुट किया तो a माइनस a हमें क्या मिलेगा जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये है मिनिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमें फाई कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फाई कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 देन वी विल गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड व्हेन फाई इज इक्वल टू 180 देन वी विल गेट द मिनिमम, दैट मीन्स 0 एम्पलीट्यूड। तो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड हमें बस 0 एंड 180 पे ही मिलेगा क्या? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें फाई इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा। तो देखो हमें पता है ये फाई इज इक्वल टू 0, उसके सभी को टर्मिनल एंगल्स जो भी है, मतलब यहाँ पे 0 है, वापिस से आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 पाई होगा 360, वापिस आएगा तो दैट इज 4 पाई, वापिस आएगा तो 6 पाई, मतलब हर एक 0 पे 2 पाई पे 4 पाई पे 6 पाई पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी के यहाँ पे डैश 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 2n पाई हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अप टू 2n पाई तक हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता रहेगा। 2n पाई, n की वैल्यू 1 डालो तो 2 आएगा, 2 डालो तो 4 आएगा, 3 डालो तो 6 है, मतलब जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं 2n पाई पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। सिमिलरली मिनिमम एम्पलीट्यूड हमने देखा फाई इज इक्वल टू 180। 180 कहाँ पे था यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं पाई। ये 180 उसके बाद वापस ये घूम के आएगा तो कितना होगा 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब हर एक ये 180 को हम पाई बोलते हैं, पाई 2, 3 पाई, 5 पाई, यहाँ जैसे 2 पाई है वैसे यहाँ पे 3 पाई आएगा, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, यहाँ 7 पाई आएगा, अप टू डैश 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 ये क्या होगा 2n प्लस 1 पाई, राइट। जनरल फार्मूला इसका क्या मिलेगा 2n प्लस 1 पाई। मतलब फाई जो है मिनिमम एम्पलीट्यूड, मतलब 0 एम्पलीट्यूड हमें कब कब मिलेगा, जब पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 2n प्लस 1 पाई पे हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, 2n पाई पे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। हर एक को टर्मिनल एंगल के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। ये हुआ फेज डिफरेंस। अगर मुझे पाथ लेंथ निकालनी है तो पाथ लेंथ मतलब ये पाथ है, इसकी ये जो लेंथ होती है इसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, इसको हम x से डिनोट करते हैं।
अगर मुझे ये पाथ लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है फाई का फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स। फाई की जगह पे हम लोग के एक्स भी ले सकते हैं। तो k इंटू एक्स मतलब 2 पाई बाई के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स। अभी सपोज करो मैंने 2 पाई की जगह पे, फाई की जगह पे 2 पाई पुट किया, ठीक है। 2 पाई पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मैंने 2 पाई लिया तो ये 2 पाई कैंसिल होगा और x इज इक्वल टू ये लैम्बडा इस साइड जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? लैम्बडा मिलेगा। पहला तो हमें 0 ही मिलेगा, पहला क्या है? 0। तो ये इस साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 0। अगर हमने 2 पाई पुट किया तो हमें मिलेगा लैम्बडा। 4 पाई पुट करके देखो क्या मिलेगा? 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। तो ये पाई कैंसल, 2 2 जा 4, ये क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा, 2 लैम्बडा मिलेगा, इस साइड जाके लैम्बडा, मतलब 0 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा, इस तरह हमें ये वैल्यूज मिलेगी अप टू n लैम्बडा। मतलब पाथ लेंथ क्या होती है? 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा n लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा पता है ना क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्बडा बोलते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्बडा बोलते हैं। तो 1 लैम्बडा मतलब एक वेव होगी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 2 लैम्बडा मतलब 2 वेव्स, 3 लैम्बडा ये पाथ लेंथ होगी। तो जैसे जैसे ये फाई चेंज होते जाएगा वैसे वैसे हमें 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा ऐसे पाथ लेंथ मिलती जाएगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये पाथ लेंथ होगी। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या मिलेगी? देखो, फाई इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ये आपके बुक में नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। तो अभी फाई इज इक्वल टू मैंने पाई लिया, पाई इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। तो यहाँ पाई कैंसिल होगा, लैम्बडा इस साइड आएगा तो क्या मिलेगा? लैम्बडा, और ये 2 इस साइड आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? लैम्बडा बाय 2। ये हुआ पहला। तो x की क्या क्या वैल्यूज मिलेगी? देखो, x इज इक्वल टू पहली वैल्यू हमें क्या मिलेगी? लैम्बडा बाय 2। सिमिलरली अगर हमने 3 पाई पुट किया तो मुझे मिलेगा 3 लैम्बडा बाय 2। अगर 5 पाई पुट किया तो 5 लैम्बडा बाय 2। तो ऐसे पुट करते गए तो हमें जनरल इक्वेशन x का क्या मिलेगा? 2n+1 लैम्बडा बाय 2, ये हमें x मिलेगा। दिस इज द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का कहाँ पे भी आपके बुक में नहीं दिया है, इसको नोट डाउन कर लो। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हमें ये फेज डिफरेंस मिलेगा एंड दिस इज द पाथ लेंथ। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये फेज डिफरेंस एंड पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंटेंसिटी का क्या होगा। देखो, अभी तक एम्पलीट्यूड लिया हमने, उसकी कंडीशंस हमने देखी, फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होती है वो देखा। अब देखते हैं इसका इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। नाउ सी द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, ओके। दैट मीन्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, ऐसा हमें फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। इंटेंसिटी ए स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग नोट डाउन करते हैं, ए स्क्वायर, इसके ऊपर से हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई। अब देखो, इसको हम इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। मुझे बताओ, ये अगर के ए स्क्वायर है तो इसकी जगह पे ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर रखती हूँ, ये के इधर शिफ्ट होगा, मतलब आई डिवाइड बाई के होगा। ये स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो ये मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे a1 होगा वहाँ i1 डिवाइड बाई के आएगा, जहाँ a2 होगा वहाँ i2 डिवाइड बाई के आएगा। तो डालते हैं, यहाँ a की जगह पे हम पुट करेंगे i डिवाइड बाय के स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि सभी जगह पे हमें स्क्वायर रूट डालना है। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट i1 डिवाइड बाय के ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 डिवाइड बाय के ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ a1 था तो i1 लिया, a2 था तो i2 लिया, प्लस
2 इंटू अंडर रूट I1 डिवाइड बाय के, A1 की जगह पे, A2 की जगह पे अंडर रूट I2 डिवाइड बाय के। ये डेरिवेशन भी लिख लो, ये आपकी बुक में नहीं है। सो इंटू कॉस 5। ओके, अभी देखो यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सॉरी भूल गई मैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये सबका जहाँ जहाँ स्क्वायर है तो उनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, I डिवाइड बाई के इज इक्वल टू I1 डिवाइड बाई के प्लस I2 डिवाइड बाई के प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 डिवाइड बाई के। समझ में आया कैसे किया? देखो ये अंडर रूट के अंडर रूट के, ये अंडर रूट के दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर और अंडर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल और बचेगा क्या, के। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय के किया इन दोनों का, इनटू ये कॉस 5। अब देखो तीनों को डिवाइड बाय के है और इधर भी डिवाइड बाय के, तो ये सबका के कैंसिल होगा, राइट, सबको है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू कॉस 5। समझ में आया? ये हमें किसका मिला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिला। किसका फॉर्मूला मिला, इंटेंसिटी का। अब देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर से, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी एंड मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि जब ए मैक्सिमम होगा तभी आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ए मिनिमम होगा तो आपको इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। ए मैक्सिमम कब होता है, पाई इज इक्वल टू 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, एंड ए इज इक्वल टू मिनिमम कब होता है, फाई इज इक्वल टू 180 मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई पे। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होगी इंटेंसिटी के लिए। बस इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस 5। ठीक है, तो बच्चों ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, जो एक्सप्लेन की है, इनको अगर हमें एक ही टेबल में सम अप करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिख सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव जिनका फाई इज इक्वल टू 0 होता है, सेम फेज होता है, उनको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जो जिसका फाई इज इक्वल टू 180 होता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ऐसा एक टेबल मैं आपको बना के देती हूँ, उससे आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया है सभी चीज़ें उसमें आएगी। उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो टेबल बनाते हैं। तो देखो बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, सेम फेज, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। सेम फेज कब होगा, जब फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, डैश 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 अप टू 2n पाई, राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई क्या होगा, 180 मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, डैश 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 अप टू 2n प्लस 1 पाई। ये हमें मिला फेज डिफरेंस। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हमने देखा फाई इज इक्वल टू अगर हमने 0 पुट किया तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, ए नेट का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या मिलता है, A1 प्लस A2। मतलब अगर फाई इज इक्वल टू 0 2 पाई है तो नेट एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलता है, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन हमने देखी ना, सेम। यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलता है, A1 माइनस A2। मतलब अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो हमें 0 वैल्यू मिलती है, इसका मतलब नेट एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें कितना मिलता है, मिनिमम मिलता है। ठीक है, इससे हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी क्या मिलेगी, नेट इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस 5। तो देखो फाई इज इक्वल टू अगर हमने 0 डाला तो ये 1 आएगा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बना I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। मतलब यहाँ पे अंडर रूट है, इसका मतलब क्या, ये I1 स्क्वायर है, ये I2 स्क्वायर है, राइट ना। तो ये क्या आएगा, I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और ब्रैकेट स्क्वायर।
समझ में आया? इसको स्प्लिट करके देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो आपको बराबर ये फॉर्मूला मिलेगा। मतलब ये फॉर्मूला किसका है? इसका। तो आई नेट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला मिलेगा हमें, आई नेट। सिमिलरली ये यहाँ पे हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या? √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे यहाँ a1 माइनस a2 है, वैसे यहाँ पे I1 माइनस I2 ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर आएगा क्योंकि उसका यहाँ पे √I1 I2 है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये इंटेंसिटी का हुआ, क्योंकि देखो I इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर होता है ना, तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा? √I रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे a1 इज इक्वल टू √I1, a2 इज इक्वल टू √I2, ऐसे। अब देखते हैं पाथ लेंथ क्या रहेगी। जैसे हमने देखा डेल्टा x बोलते हैं हम पाथ लेंथ को, यहाँ पे क्या रहेगी? ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है इसके पहले। देखो 0, λ, 2 λ, 3 λ अप टू n λ। सॉरी, यहाँ पे पाथ लेंथ क्या रहेगी? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डैश 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 अप टू 2n+1 λ/2, ये हमें मिलेगी पाथ लेंथ। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं आपको याद रखनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या, इससे आपको क्लियर होगा। और फॉर्मूलेज भी याद रहेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल के लिए भी एक ही टेबल में से फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। अगर नेट एम्पलीट्यूड बोला तो ये फाइंड आउट करो। कॉस दिया है तो कॉस का फॉर्मूला क्या है इसके लिए? a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, ये नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ये भी रहने दो। 7 इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का क्या है? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 इंटू cos phi, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे phi की वैल्यू जब चेंज होगी तो कंस्ट्रक्टिव के लिए ये मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये मिलेगा। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ phi, एंड दैट मीन्स phi इज डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ ऑल्सो। उसके बाद और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया phi का कौन सा फॉर्मूला? k इंटू एक्स, वो भी आपको याद रखना है, 2π/λ इंटू एक्स, ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये सभी फॉर्मूलेज आप लोग याद रखो, उससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी। ये टेबल नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो बच्चों, आपके बुक में उन्होंने नोट्स में कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, मिनिमम इंटेंसिटी। तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, हम लोगों ने देखा I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है? √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड I मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है? √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये एक कंडीशन इंटेंसिटी के फॉर्म में, इसको ही आपको अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? I1 इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर होता है, राइट ना? तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? √I1 आएगा, मतलब a1 इज इक्वल टू क्या आएगा? √I1 आएगा। तो √I1 की जगह पे हम a1 लिखेंगे, √I2 की जगह पे हम a2 लिखेंगे। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली I मिनिमम इज इक्वल टू a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपको एम्पलीट्यूड दिया है और पूछा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालो एंड मिनिमम निकालो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, ये भी न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में तो आप ये यूज करोगे, अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में तो आप ये यूज करोगे। तो ये दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो दोनों भी नोट डाउन करके रखो। उसके बाद देखो, आपके बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो हम पहले लेते हैं।
न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, दिखने में बड़ा है बट बहुत सिंपल है। टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिनुसॉइडल वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। y1 इज इक्वल टू 4 sin 20x minus 30t, y2 is equal to 4 sin 25x minus 40t, where x and y are in centimeters and t is in second. First, calculate the phase difference, मतलब phi निकालने के लिए बोला है, between these two waves at the point x is equal to 5 centimeter and t is equal to 2 seconds. And second point बोला है, when these two waves interfere, what are the maximum and minimum values of the intensity. अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया है और इंटेंसिटी निकालने बोला है, तो आप एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन y1 क्या दिया है, देखो y1 इज इक्वल टू 4 साइन, पहले न्यूमेरिकल आप लोग नोट डाउन कर लो, 20x या बुक में है उसको देखो, 30t इन सेंटीमीटर, एंड y2 दिया है 4 साइन, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, 1/2 देखो, 25x माइनस 40t सेंटीमीटर। अब एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, a1 प्लस a2 उसका स्क्वायर, और अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो मिनिमम क्या रहेगा, 0। तुरंत बता सकते हैं हम लोग बिना कैलकुलेशन के। तो अभी इसको निकाल लेते पहले। पहला उन्होंने क्या बोला है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फेज डिफरेंस क्या रहेगा। तो x की वैल्यू 5 एंड t की वैल्यू 2 डाल दो, तो y1 क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू 4 साइन 20 इंटू 5, x की वैल्यू हमने 5 डाली, माइनस 30 इंटू 2, ये क्या मिलेगा, 4 साइन 100 माइनस 60 कितना होगा, दैट इज 40। ये हमें मिला y1। सिमिलरली y2 क्या मिलेगा, y2 इज इक्वल टू, यहाँ 5 क्या है देखो, 5 लिख लो पहले, ये 5 है, 5 कितना है, दैट इज इक्वल टू 40 रेडियन, ठीक है, रेडियन में होता है फेज एंगल। उसके बाद y2 निकालते हैं, y2 इज इक्वल टू 4 साइन 20 इंटू 25 इंटू 20 नहीं 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2, मतलब ये कितना होगा, 100 माइनस 80, 100 माइनस 4 साइन 100 नहीं सॉरी 125 माइनस 80 कितना होगा, 45, सो 4 साइन 45। तो φ2 हमें क्या मिला, दैट इज 45। तो अगर हमें फाई मतलब फेज डिफरेंस निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ φ2 माइनस φ1, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, मॉड लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 45 माइनस 40 कितना आया फेज डिफरेंस, 5 रेडियन। दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, 5 रेडियन का फेज डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी निकालो। अभी आपके पास a1 है, a1 क्या है देखो, ये a1 है, ये a2 है, a1 क्या है 4, a2 भी क्या है 4, तो ये 4 सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर। तो हमें आई मिनिमम आई मैक्सिमम निकालना है। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया आपको, a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला, आई मैक्सिमम, इंटेंसिटी है यहाँ पे साइन सेंटीमीटर नहीं आएगा। सिमिलरली आई मिनिमम क्या आएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा, a1 माइनस a2, मतलब 4 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ एम्पलीट्यूड था तो आपने तुरंत निकाल लिया, इसका यूज करके आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, a1 क्या आएगा, अंडर रूट I1, सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ I इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है, राइट, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट I आएगा, समझ में आए। तो इसकी जगह पे हम I डाल सकते हैं, मतलब यहाँ अंडर रूट I1, मतलब 2 and 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 4 स्क्वायर अगर किया, यहाँ 4 स्क्वायर किया तो कितना आएगा 16, और यहाँ पे अंडर रूट I1 मतलब 16 का स्क्वायर वापस 4 ही आएगा। तो सिमिलर होता है, यहाँ a स्क्वायर है ना, तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, और अगर हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ a लिया, तो वहाँ पे 16 का वापस क्या आएगा,
आई की वैल्यू 16 डाली, 16 का स्क्वायर रूट 4, वापस वही आंसर आता है। तो इट्स बेटर इसको इसी फॉर्म में लिख लो, वापस वैसे ही करने की उसके स्टेप्स बढ़ती जाएगी और कंफ्यूजन होगा, तो इट्स बेटर कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप उन्होंने पहले फेज डिफरेंस पूछा था, उसके बाद उन्होंने इंटेंसिटी पूछी थी, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 2 waves which are same frequency intensity are in the ratio 9:16. Find, मतलब उनकी इंटेंसिटी का रेशो दिया है 9:16. Find the ratios of maximum intensity to minimum intensity of resultant wave. तो सपोज कंसिडर करते हैं I1 इज इक्वल टू 9 एंड I2 इज इक्वल टू 16 है। अब यहाँ पे आप x ले सकते हैं, 9x 16x, वैसे भी वो x कैंसिल ही होने वाला है, तो 9 एंड 16 ही ले लो, इट्स बेटर, तो आपका कैलकुलेशन भी इजी होगा। उन्होंने रेशो पूछा है आई मैक्स एंड आई मिनिमम का, पहले आई मैक्स निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी दी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इंटेंसिटी वाला, √I1 प्लस √I2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे √I1 क्या आएगा, 9 का √9 प्लस √16 ब्रैकेट स्क्वायर। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 16 4 दैट इज स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49। आई मैक्स आपको क्या मिला, 49 मिला। सिमिलरली हम लोग आई मिनिमम निकालेंगे, आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या आएगा, बस दोनों के बीच में माइनस होगा, मतलब यहाँ पे 3 - 1 3 - 4 इस ब्रैकेट स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, डायरेक्टली मैंने लिखा, -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब इन दोनों का हमें क्या पूछा है, रेशो पूछा है। तो आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है देखो, तो क्या आएगा, ये कितना आया, 49 डिवाइड बाय 1, सो दैट इज इक्वल टू 49:1। ये MCQs में पूछा जाता है ऐसा। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, सेम न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पे इंटेंसिटी की बजाय एम्पलीट्यूड का रेशो दिया है। 2 waves which are same frequency and amplitude are in the ratio 3:5. Find the ratio of maximum intensity and to minimum intensity. देखो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपको A1 कितना दिया है, 3, A2 कितना दिया है, 5। अब कौन फॉर्मूला क्या है, आई मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो A1 कितना है, 3 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, दोनों का रेशो पूछा है। आई मिनिमम क्या आएगा, A1 - A2 ब्रैकेट स्क्वायर। A1 कितना है, 3 - 5 इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज 4। दोनों का रेशो निकालना है, मतलब आई मैक्स डिवाइड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 16:1, ये रेशो रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स और बहुत डिटेल में ये टॉपिक मैंने लिया है, आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं है, उतना डिटेल में मैंने लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक यहाँ पे रह गया होगा तो वैसे मुझे बताओ, मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।